नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बहुलक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि बहुलक का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि बहुलक का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुलक का परिचय क्या होता है। दोस्तों, बहुलक मतलब पॉलीमर शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों पॉली अर्थात अनेक और मर अर्थात इकाई अथवा भाग से हुई है। दोस्तों, जब छोटे छोटे अणु मिलकर एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को बहुलकन कहा जाता है। छोटे छोटे अणुओं को एकलक तथा बृहद अणुओं को बहुलक कहते हैं। एकलक के अणुओं की बार बार पुनरावृत्ति से बहुलकों का निर्माण होता है। दोस्तों, बहुलकों का द्रव्यमान 10 वर्ग 3 से लेकर 10 वर्ग 7 तक होता है। इन्हें बृहदाणु भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुलक का इस्तेमाल प्लास्टिक प्रत्यास्थ बहुलकों में रेशों तथा पेंट्स और वार्निशों के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुलक का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, बहुलक का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है स्रोत के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर, तीसरा है बहुलकन के आधार पर तथा चौथा है आणविक बलों के आधार पर। दोस्तों, स्रोत के आधार पर इन्हें 3 प्रकारों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है प्राकृतिक बहुलक। दोस्तों, ये बहुलक पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रोटीन, प्राकृतिक रबर, सेलुलोज, स्टार्च, न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि। दूसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक। दोस्तों, इन्हें प्राकृतिक बहुलकों पर रासायनिक क्रियाओं से बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर सेलुलोज एसीटेट मतलब रेयॉन तथा सेलुलोज नाइट्रेट मतलब गन कॉटन इत्यादि। तीसरा है संश्लेषित बहुलक। दोस्तों, ये मानव निर्मित बहुलक होते हैं। उदाहरण के तौर पर बैकेलाइट, पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन 6, नायलॉन 6 इत्यादि। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, संरचना के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला है रेखिक बहुलक। दोस्तों, इनमें बहुलकों के अणुओं की बड़ी तथा सीधी श्रृंखला होती है। ये श्रृंखला एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती है, अतः इनकी तनन सामर्थ्य व घनत्व अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर उच्च घनत्व पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड इत्यादि। दूसरा है शाखित श्रृंखला बहुलक। दोस्तों, बहुलक की बड़ी श्रृंखलाओं के पार्श्व मतलब पीछे में एकलक के अणुओं की अन्य शाखाएं होती हैं तथा इनका घनत्व कम होता है, जिसे शाखित श्रृंखला बहुलक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर निम्न घनत्व पॉलीथीन। तीसरा है जाल क्रम बहुलक तथा त्रियक बंध बहुलक। दोस्तों, इनमें बहुलक की अणुओं की श्रृंखलाओं के मध्य अनेक श्रेणुबंध होते हैं। इस कारण ये अधिक कठोर होते हैं तथा ये 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह वाले एकलक के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर बैकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, मेलामीन इत्यादि। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बहुलकन के आधार पर
बहुलक को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों, बहुलकों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है योगज बहुलक तथा दूसरा है संघनन बहुलक। पहले हम देखते हैं कि योगज बहुलक क्या होते हैं। दोस्तों, अस्तृप्त एकलक के अणुओं की बार बार पुनरावृत्ति से बने बहुलक को योगज बहुलक या योगात्मक बहुलक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर इथेन से पॉलीथीन तथा प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन का विचरण होना, इन्हें श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी कहते हैं। दोस्तों, जब कोई बहुलक एक ही प्रकार के एकलक के अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है तो उसे समबहुलक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर पॉलीथीन। परंतु जब ये अलग अलग प्रकार के एकलक के अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है तो इसे सहबहुलक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ब्यूना एस, ब्यूना एन इत्यादि। अगला है संघनन बहुलक। दोस्तों, दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह वाले एकलक की पुनरावृत्ति से बने हुए बहुलक को हम संघनन बहुलक कहते हैं। दोस्तों, इन बहुलकों के बनने पर जल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अल्कोहल इत्यादि अणुओं का निराकरण होता है। उदाहरण के तौर पर टेरेलिन, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6 इत्यादि। दोस्तों, इन्हें पदश वृद्धि बहुलक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक पद में एक नया उत्पाद बनता है तथा छोटे अणु बाहर निकलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं कि आणविक बलों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है प्रत्यास्थ बहुलक। दोस्तों, इनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल सबसे दुर्बल होते हैं। ये खींचने पर खिंच जाते हैं तथा छोड़ने पर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। इनमें बहुत कम सेतु बंध पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्यूना एस, ब्यूना एन, प्रकृति रबर इत्यादि। अगला है रेशेदार बहुलक। इनमें प्रबल अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ये क्रिस्टलीय होते हैं तथा तीक्ष्ण गलनांक वाले होते हैं। ये रेशेदार के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर नायलॉन 6,6, नायलॉन 6, टेफ्लॉन इत्यादि। अगला है ताप घट्य या थर्मोप्लास्टिक बहुलक। दोस्तों, इनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल प्रत्यास्थ बहुलकों से प्रबल तथा रेशेदार बहुलकों से दुर्बल होता है। इन्हें बार बार गर्म करके नरम तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। इनमें स्त्रेतु बंधों का अभाव होता है। इन्हें कचरे से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन इत्यादि। अगला है ताप ब्रेड तथा थर्मोसेटिंग बहुलक। दोस्तों, इन्हें ठोस पदार्थों को गर्म करके बनाया जाता है तथा ठंडा करने पर बहुत सारे स्त्रेतु बंध बन जाते हैं, जिससे ये अधिक कठोर तथा दुर्गनीय हो जाते हैं। इन्हें बार बार गर्म करके इच्छित आकार में नहीं बदला जा सकता है। इन्हें कचरे से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलेमिन इत्यादि। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बहुलक का परिचय देखा, जिसके बाद हमने बहुलक की वर्गीकरण के बारे में जाना। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बहुलकन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि
प्राकृतिक रबर क्या होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।